हेलो फ्रेंड्स, तो एनपी 2020 के इस दूसरी कड़ी में आज आपका स्वागत है। और पहली कड़ी में हम लोगों ने एनपी 2020 के पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग उसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे और उस पहले पार्ट के अंतर्गत हम आज स्कूल एजुकेशन के बारे में जो प्रोविज़न है या जो चेंजमेंट्स किए गए हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है एनपीई 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और उसका आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, पार्ट 1 यानी स्कूल एजुकेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि विद्यालयी शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान है इस शिक्षा नीति में। तो बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हैं विद्यालय शिक्षा को लेकर के, लेकिन उसमें से जो सबसे पहला चेंजमेंट हम जानेंगे वो है स्ट्रक्चर चेंजमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विद्यालय शिक्षा की जो पूरी आधारभूत संरचना है उस आधारभूत संरचना को चेंज किया है, यानी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो हमारा आज का पहला जो रिकमेंडेशन है स्कूल एजुकेशन के बारे में एनपीई का वो है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल एजुकेशन के स्ट्रक्चर में इन्होंने बदलाव किया। अब उस बदलाव को समझने के लिए हम पहले ओल्ड स्ट्रक्चर को देख लें और फिर जो हमारा न्यू स्ट्रक्चर है उसको जरा हम देखें। तो हम इसको दोनों तरीके से पढ़ेंगे। अब ओल्ड स्ट्रक्चर हमारा क्या था? ओल्ड स्ट्रक्चर में हमारी जो स्कूल एजुकेशन थी उसका जो पीरियड था वो था 12 ईयर, यानी पहले हमारी जो विद्यालय शिक्षा की अवधि थी वो थी 12 ईयर। इन्होंने इसे 15 ईयर कर दिया। पहले की जो हमारी शिक्षा नीति थी यानी वो क्या थी, 10+2 कहलाती थी। इन्होंने उसका जो स्ट्रक्चर कर दिया वो कर दिया 5+3+3+4 कर दिया। अब ये जो 10+2 स्ट्रक्चर था, अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर था वो 10+2 के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो था वो 5+3+4 में डिवाइडेड था। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, यानी ये जो 5 इयर्स थे ये हमारी क्या होती थी, ये प्राइमरी होती थी, प्राइमरी एजुकेशन। फिर ये हमारी क्या होती थी, ये हमारी अपर प्राइमरी एजुकेशन होती थी। और फिर इसमें दो तरह की एजुकेशन थी, एक 2 इयर्स और वो 2 इयर्स जो थी वो सेकेंडरी एजुकेशन होती थी। और फिर लास्ट की जो 2 ईयर है वो हायर सेकेंडरी होती थी, अर्थात 4 लेवल तब भी होते थे, लेकिन यहाँ पर यानी ये क्लास 1 to 5th है, ये क्लास 6 to 8th है, और ये क्लास जो है ये 9th and 10th की बात है, और यहाँ पर ये 11th and 12th की बात होती थी। ये हमारा क्या है, ये ओल्ड स्ट्रक्चर है। अब न्यू स्ट्रक्चर जो हमारी स्कूल एजुकेशन का, उसमें उन्होंने 5+3+3+4 कर दिया, अर्थात अब विद्यालय शिक्षा की जो अवधि है वो 15 वर्ष हो जाती है। अब इस 15 वर्षीय जो विद्यालय शिक्षा है इसको उन्होंने पूर्व की भांति 4 स्तरों में ही बांटा है, लेकिन अब इसके जो सेक्शन है वो डिवाइडेड हैं। तो हमें न्यू स्ट्रक्चर को समझना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या करती है, हमारी जो विद्यालय शिक्षा का संरचना है या जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करती है और उसको 10+2 की जगह
5+3+3+4 स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करती है। इसका मतलब है कि इन्होंने स्कूल एजुकेशन के पीरियड को या ड्यूरेशन को 12 वर्ष से बढ़ा करके 15 वर्ष कर दिया। अब ये जो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, ये कैसे इन्होंने फ्रेम किया है, जरा इसको हम समझते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर को जरा हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहली जो चीज उन्होंने बनाई उसको उन्होंने कहा फाउंडेशन। पहला उन्होंने फाउंडेशन रखा और इसकी जो एज रखी उन्होंने वो 3 to 8 ईयर्स। फिर दूसरा इन्होंने रखा प्रिपरेटरी, और इसका जो उन्होंने एज रखा वो 8 to 11 ईयर। तीसरा इन्होंने जो रखा वो रखा मिडिल एजुकेशन, और इसका जो है वो 11 to 14 ईयर्स। और चौथा जो है इनका है वो सेकेंडरी लेवल, और ये है 14 to 18 ईयर्स। अर्थात ये जो है आप देखें कि ये 5 ईयर्स की बात हो रही है, फिर यहाँ पर क्या है 3 ईयर्स की बात हो रही है, फिर यहाँ पर क्या है 3 ईयर्स की बात हो रही है, और फिर यहाँ पर क्या है 4 ईयर्स की बात हो रही। तो वही 5+3+3+4 जो स्ट्रक्चर है वही यहाँ पर जो है वो मेंशन हो रहा है। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि क्लियरली हमको ये चीज विजुअल रहे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, फाउंडेशन की बात की थी यहाँ पर, और फाउंडेशन का जो एज डिवीजन था वो 3 to 8 ईयर्स था। दूसरा हमारा था प्रिपरेटरी, जिसका एज डिवीजन था 8 to 11 ईयर्स। तीसरा था हमारा मिडिल, जिसका था 11 to 14 ईयर्स। और चौथा था हमारा सेकेंडरी, 14 to 18 ईयर्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है, ये पूरा का पूरा जो है वो 5 ईयर्स प्लान है। ये फिर 3 ईयर्स निकल के आए, ये 3 ईयर्स निकल करके आए, और ये 4 ईयर्स निकल करके आए। अब इसमें ये जो 5 ईयर की इनकी एजुकेशन थी, इसको इन्होंने 2 स्लॉट्स में बांटा। एक तो उन्होंने बांटा इसको हम उसको प्री प्राइमरी कह सकते हैं, या इसी को उन्होंने बाल वाटिका कहा, या इसी को हम आंगनवाड़ी भी कह सकते हैं। 3 चीजें उन्होंने कही, और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 to 6 ईयर, यानी ये पहले 3 वर्ष की शिक्षा होगी हमारी। और फिर यहाँ पर इन्होंने इसको क्लास 1 to 2 क्लास रखा, अर्थात ये जो है वो 2 ईयर्स एजुकेशन होगी। तो जो हमारा फाउंडेशन होगा वो 2 स्तरों में बटा होगा, एक तो हमारा प्री प्राइमरी में बटा होगा और एक प्राइमरी में बटा होगा। प्री प्राइमरी 3 वर्षीय शिक्षा होगी, और जो हमारे प्राइमरी है वो 2 वर्ष की शिक्षा होगी, टोटल 5 वर्ष की शिक्षा होगी। फिर यहाँ पर जो प्रिपरेटरी फेज इन्होंने रखा, यहाँ पर इसको उन्होंने क्लास 3 to 5 रखा, यानी 3 साल। फिर यहां पर इसको उन्होंने क्लास 6 to 8 रखा, और फिर यहां पर इसको क्लास 9 to 12 रखा। तो अब
इस स्ट्रक्चर से हमको क्या सूचना, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। पहली चीज कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो खत्म हो गया। यानी ये जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता था कि 12वीं 11वीं को हम लोग हायर सेकेंडरी या उच्च प्राथमिक स्तर कहते थे, अब शिक्षा में उच्च प्राथमिक स्तर की व्यवस्था खत्म हो गई। अब केवल माध्यमिक शिक्षा ही होगी और पूरी की पूरी जो 9 से लेकर के 12 तक की हमारी शिक्षा होगी हम उसको सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानेंगे। दूसरा, जो पहले 6 से 8 तक की शिक्षा होती थी हम उसको उच्च प्राथमिक शिक्षा बोलते थे, यानी यह यहाँ पर अपर प्राइमरी एजुकेशन कहलाती थी। जो हमारी 6 to 8 होती थी, यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो 6 to 8 एजुकेशन है उसको हम किस नाम से जानेंगे, हम उसको मिडिल एजुकेशन के नाम से जानेंगे। दूसरी बात कि जो हमारी प्राइमरी पहले का हमारा जो स्ट्रक्चर था उसमें जो एजुकेशन स्टार्ट होती थी वो क्लास 1 से स्टार्ट होती थी। 1 to 5th को हम क्या कहते थे, प्राइमरी एजुकेशन कहते थे। अब यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें से क्लास 3 to 5 की जो एजुकेशन होगी वो प्रीपरेटरी एजुकेशन लेवल कहलाएगा, और जो फाउंडेशन है उसमें 1-2 क्लास जो है वो फाउंडेशन के अंतर्गत जुड़ जाएगी। दूसरा अंतर ये निकल करके आया कि इस शिक्षा में जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको हमने अपनी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ लिया है, जबकि जो पहली हमारी स्कूल एजुकेशन थी वो कक्षा केवल 11 से, क्योंकि उसका ड्यूरेशन क्या होता था, केवल 12 वर्षीय होती थी। यानी अब जो हमारी विद्यालय शिक्षा की अवधि होगी वो 15 वर्षीय हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा तो है ही है। जो प्रारंभिक जो हमारी बाल वाटिका है या जिसे हम आंगनवाड़ी शिक्षा इन्होंने कहा या जिसे हम प्री प्राइमरी कह रहे हैं, इन्होंने ऑफिशियली उस एजुकेशन को जो है वो फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ लिया। प्री प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में थी लेकिन अब तक वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं थी, वो केवल इनफॉर्मल वे में चलती थी। सरकार उस शिक्षा को संचालित नहीं करती थी, वो केवल निजी संस्थानों या एनजीओ के द्वारा चलाई जाने वाली एक अनौपचारिक शिक्षा थी। औपचारिक शिक्षा जो के अंतर्गत अभी हम प्री प्राइमरी एजुकेशन को नहीं रखे थे, लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये प्री प्राइमरी एजुकेशन को या बाल वाटिका को भी फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत रखिया। यानी अब गवर्नमेंट इस एजुकेशन को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, संचालित करेगी, और इस पर जो भी व्यय होने वाली चीजें हैं या जो भी संसाधन लगेंगे, जो भी कास्ट आएगी उसको ये वियर करेगी। तो अब ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्री प्राइमरी एजुकेशन सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इस एजुकेशन को एग्जीक्यूट करेगी। तो प्राइमरी एजुकेशन जो पूरी का पूरा जो हमारा स्कूल एजुकेशन है पूरा उसको इसने रिफॉर्म कर दिया, और हर एक चीज को ना केवल उसकी अवधि को बढ़ाया है बल्कि उसका जो क्लासिफिकेशंस था या उसका डिवीजन था उस डिवीजन को भी उसने मॉडिफाई किया है। तो लेवल कुल 4 हैं, पहले भी शिक्षा में 4 थे ही, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, लेकिन अब उनका नाम बदल गया। अब जो लेवल है वो है फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। दूसरी बात, पहले जो विद्यालय शिक्षा थी वो 12 वर्षीय होती थी, अब ये जो विद्यालय शिक्षा की अवधि मानी जाएगी वो 15 वर्षीय मानी जाएगी। तीसरी बात, पहले जो प्री प्राइमरी एजुकेशन थी वो इनफॉर्मल एजुकेशन मानी जाती थी, अब प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन मानी जाएगी या फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पर ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन या बाल वाटिका एजुकेशन उन्होंने जोड़ी या आंगनबाड़ी जिसे कहा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब ये जो हमने एक चेंज पढ़ा कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन या जो विद्यालय शिक्षा की संरचना में बदलाव था, इस संरचना के बदलाव से और क्या चीजें प्रभावित हुई या इसमें और क्या चीजें निहित हैं, जरा हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात इसका आउटकम्स क्या हुआ या इसका इफेक्ट क्या हुआ, जरा उसको जान लेते हैं। अब पहला आउटकम्स तो आप देख चुके हैं कि हमारी जो विद्यालय शिक्षा है उसकी अवधि बढ़ गई। पहला अगर हम आउटकम्स देखें, जब ये चेंजमेंट्स किया इन्होंने तो इस चेंजमेंट्स का इफेक्ट क्या हुआ या उसके आउटकम्स क्या निकल करके आ रहे हैं। आउटकम्स की बात करें तो सबसे पहला आउटकम्स क्या है, पहला आउटकम्स इनका है कि इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन।
यानी ये शिक्षा नीति कहती है कि विद्यालयी शिक्षा की अवधि आप बढ़ा दीजिए, अर्थात अब उसको क्या कर दीजिए 15 ईयर्स, यानी 3 साल इन्होंने उम्र बढ़ा दी। दूसरी बात यहाँ पर जो निकल करके आती है वो ये है कि इन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ECCE की बात की। अब ये ECC क्या है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। और ये जो एजुकेशन है ये कब की है, ये है फ्रॉम 3 to 6 ईयर की एजुकेशन। और इस एजुकेशन को हम क्या कहते हैं, प्री चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी पूर्व बाल्यकाल की अवस्था। यहां सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि जो ECC है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वो जो यहाँ एजुकेशन अभी हमने बात की, यानी वो जो हमने यहाँ पर बाल वाटिका की बात की, या जो हमने यहाँ पर आंगनवाड़ी की बात की, ये वही एजुकेशन है। और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी उसका जो हम टेक्निकल नाम जानेंगे वो जानेंगे ECCE, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इसको कहा जाएगा। और इस एजुकेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 इयर्स, यानी 3 to 6 ईयर, यानी ये 3 वर्षीय होगी। ये जो शिक्षा होगी इसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन होगा 3 इयर्स का। और ये एजुकेशन मानव विकास की किस अवस्था से संबंधित है, ये होगी प्री चाइल्डहुड एजुकेशन या प्री चाइल्डहुड स्टेज हम कह सकते हैं इसको, पूर्व बाल्यकाल से संबंधित ये शिक्षा है। अब यहाँ पर इस शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, इससे संबंधित भी बात जान लेना जरूरी है। ये शिक्षा पर जो होने वाला व्यय है, चूंकि अब ये जो शिक्षा है ये क्या है, एक तरीके से ये फॉर्मल एजुकेशन बन चुकी है। अब ये क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि पहले सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी तो वो एक इनफॉर्मल या एक सोशल एजुकेशन मानी जाती थी। सोसाइटी अपने हिसाब से उस एजुकेशन को चलाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर्ड करेगी ऑफिशियली। तो यहाँ पर इस एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं, ECC के बारे में जान लेते हैं। पहली बात कि जो ECCE की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो MHRD की होगी, यानी NCERT MHRD जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी पूरी तरह से, और उसका जो NCERT है वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। तो पहली चीज, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, अगर हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सीधे सीधे कह लें, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा वो देखेगा NCERT एंड MHRD, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दूसरी बात, ये जो पूरी की पूरी एजुकेशन होगी ये होगी इंटरटेनमेंट एंड प्ले, यानी खेल और मनोरंजन पर आधारित ये शिक्षा होगी। यहाँ पर कोई विशेष रूप से कोई पाठ पढ़ाए नहीं जाएंगे, कुछ सिखाया नहीं जाएगा। ये केवल और केवल क्या होगी, प्ले एंड इंटरटेनमेंट बेस्ड होगी। इंटरटेनमेंट बेस्ड एजुकेशन होगी। अब इस एजुकेशन का पर्पज क्या है और ये एजुकेशन रखी क्यों गई, इस चीज को जान लेना जरूरी है। चूंकि हम सभी जानते हैं और बहुत सारी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है या जो साइंस की एक ब्रांच है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वो ये बात कहती है कि किसी भी व्यक्ति का जो ब्रेन डेवलप होना होता है या जो उसका मानसिक विकास होना होता है वो प्रारंभिक 6 वर्ष में ही 85% हो जाता है। तो चूंकि स्टडी ये बताती है कि व्यक्ति का जो 85% ब्रेन है
वो 6 ईयर तक में ही डेवलप हो जाता है। तो अगर 85% व्यक्ति का मस्तिष्क प्रारंभिक 6 वर्ष की उम्र में ही विकसित हो जाता, तो प्रारंभिक 6 वर्ष की शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो और ये जो एजुकेशन है वो 6 वर्ष तक की बात करती है, 3 से 6 वर्ष तक की बात करती है। तो कहीं ना कहीं वो जो शिशु का ब्रेन डेवलपमेंट का एक क्रिटिकल पीरियड होता है, उस क्रिटिकल पीरियड को ये ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए एजुकेशन स्टार्ट की जा रही है या कंसिडर की गई ऑफिशियली। और यहाँ पर चूंकि बच्चा क्या है प्री चाइल्डहुड स्टेज में होता है, तो उसको हम खेल के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा, यानी किंडर गार्डन के द्वारा, या हम उसको मॉन्टेसरी प्रणाली के द्वारा, या उसको बाल वाटिका इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम उसको खेल खेल में सारी चीजें सिखाएंगे। तो बेसिकली ये जो है वो किंडर गार्डन एक तरीके से है, लेकिन अब ऑफिशियली ये किंडर गार्डन एग्जीक्यूट होगा। दूसरा, इस शिक्षा के अंतर्गत हम बच्चे को क्या सिखाना चाहेंगे। ये शिक्षा कहती है कि इस अवस्था में हम बच्चे को स्वच्छता संबंधी, अपने काम जो है, अपनी दैनिक कार्य स्वयं करने संबंधी, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने संबंधी, लंबे समय तक या अनुशासन के साथ बैठने संबंधी आदतों का निर्माण। तो ये शिक्षा खेल के द्वारा और मनोरंजन के द्वारा संचालित होगी। लेकिन इस शिक्षा में हम बच्चों को लर्न क्या कराएंगे, हम उसको सिखाएंगे क्या। हम उनको सिखाएंगे कि आप अपने दैनिक कार्य कैसे करेंगे, यानी आप अपने नहाएंगे कैसे, आप कपड़ा कैसे पहनेंगे, आप खाना कैसे खाएंगे, आप ब्रश कैसे करेंगे। ये जो उनके दैनिक जीवन की आदतें हैं उनको हम प्रशिक्षित करेंगे। दूसरा, हम उनको देर तक बैठने की, अनुशासन के साथ बैठने की एक आदत उनमें विकसित करेंगे। उनमें अपने विचारों को व्यक्त करने के, अपने थॉट एक्सप्रेस करने की आदत का हम यहाँ पर विकास करेंगे। उनमें एक क्लीननेस के प्रति एक अवेयरनेस या स्वच्छता संबंधित आदतों का निर्माण करेंगे। यही इस शिक्षा के मुख्य ध्येय होंगे। ध्यान रखें कि ये सारी चीजें जो की जाएंगी वो बलपूर्वक नहीं बल्कि मनोरंजन और खेल के माध्यम से की जाएंगी। चौथी बात यहाँ पर कि इस शिक्षा को संचालित करने का उत्तरदायित्व किसका होगा। ये जो शिक्षा होगी, इस शिक्षा के लिए टीचर क्या अलग से अपॉइंट किए जाएंगे, क्या इसके लिए अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, अलग से बिल्डिंग डेवलप की जाएंगी। तो बिल्कुल यहाँ पर इस शिक्षा के लिए हम अलग से एक संसाधन जुटाएंगे, अलग से जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको उन्नत करेंगे और उनको और अधिक जो है वो भौतिक जो है संसाधन और फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो दिया जाएगा। और जहां पर ये चीजें नहीं है वहां पर उनको नए सिरे से एस्टैब्लिश भी किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर टीचिंग कौन करेगा या एक टीचर के रूप में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस एजुकेशन में जो आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ता हैं या जो आंगनबाड़ी जो है मेंबर्स हैं, उनको इस शिक्षा के लिए 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और दूसरी बात, चूंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2022 से पैरा टीचर्स के कॉन्सेप्ट को खत्म कर रही है, और यानी जो शिक्षा मित्र हैं या शिक्षा सहायक हैं, जो इस पदों पर कार्य कर रहे लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको अब हम स्कूल एजुकेशन से के इस फाउंडेशन सेक्टर में या जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हम उनको समायोजित करने की बात कही जा रही है। ये शिक्षा नीति 2 तरीके से शिक्षकों की पूर्ति करेगी। एक तो जो पैरा शिक्षक जो हमारी विद्यालय शिक्षा से हटाए जाएंगे उनको यहाँ पर समायोजित किया जाएगा, और दूसरे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे उनको। लेकिन यहाँ पर जो कोई भी काम करेगा, जो कोई भी टीचिंग करेगा, उसको 6 माह का एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उस 6 माह की ट्रेनिंग के पश्चात उनको इस सेक्टर में या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंतर्गत उनको टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, पहली चीज कि ये जो शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका ड्यूरेशन कितना है, 3 इयर्स है, और कब से कब, 3 से 6 वर्ष। इस एजुकेशन को हम क्या कह सकते हैं, किंडरगार्टन एजुकेशन कह सकते हैं, या इन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको बाल वाटिका कहा या आंगनवाड़ी एजुकेशन कहा। तीसरी बात यहाँ पर कि इस शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो मनोरंजन और खेल आधारित होगा, और इसमें सिखाया क्या जाएगा, इसमें से बच्चों को आदतों का यानी दैनिक कार्य क्रियाकलापों से संबंधित आदतों का निर्माण, विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का निर्माण, स्वच्छता संबंधित आदतों का निर्माण, एवं धैर्य के साथ बैठने की और सुनने के कौशलों का जो है एक प्रारंभिक प्रशिक्षण या एक प्रारंभिक जो है उनको एक अवधान या ज्ञान उपलब्ध
कराया जाएगा। ये पूरी की पूरी जो शिक्षा है वो MHRD और NCERT द्वारा मॉनिटर होगी। इसमें जो शिक्षण का कार्य करेंगे, जो टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी और पैरा टीचर्स रखे जाएंगे और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके इसमें उनको एज ए टीचर अपॉइंट किया जाएगा। तो ये था पहला जो आउटकम्स था। दूसरा आउटकम्स था जो हमने स्कूल एजुकेशन के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट किया। तीसरा जो चेंजमेंट्स आता है स्कूल एजुकेशन को जब इन्होंने बदला, उसके स्ट्रक्चर को बदला, तो वो जो आउटकम्स आया वो चेंज इन RTE एक्ट में भी आ गया। तीसरा जो इसका प्रभाव हुआ वो है चेंज इन RTE 2009, अर्थात संरचना में बदलाव की वजह से जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें भी परिवर्तन हुआ। हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था वो ओरिजिनल जो था वो केवल 6 to 14 ईयर्स की एजुकेशन की बात करता था, अर्थात 8 वर्षीय अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा की बात करता था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अब हमारी जो विद्यालयी शिक्षा है वो विद्यालयी शिक्षा कब से कब तक हो गई। हमारी विद्यालयी शिक्षा है 3 to 18 ईयर्स की हो गई, यानी अब उसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन हो गया 15 ईयर, और जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन भी है। तो यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है पहले 8 साल की जो है वो, यानी पहले जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान था वो पहले केवल 8 वर्ष के लिए था। आज वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान कितने वर्ष का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। अर्थात अब 15 साल तक विद्यार्थी जो है वो फ्री में एजुकेशन लेगा, और ये 15 साल की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना हर गवर्नमेंट का, हर स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि अब ये एक उसका बच्चे का मौलिक अधिकार है। पहले 8 वर्ष शिक्षा ग्रहण करना उसका मौलिक अधिकार था, लेकिन ये शिक्षा नीति अब प्रत्येक भारत के बच्चे को, प्रत्येक भारत के 3 से 18 वर्ष के विद्यार्थी को 15 साल तक मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करने का एक अधिकार देगा। तो तीसरा जो प्रभाव दिखा स्ट्रक्चर को चेंज करने से, वो दिखा कि इसने जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जो सीमा रेखा थी या उसका जो स्ट्रक्चर था उसको भी इसने चेंज किया। तो NPE 2020 में अगर विद्यालय शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव की बात करें तो उसने पहला बदलाव उसके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज किया, और उस स्ट्रक्चर को चेंज करने से बहुत सारी चीजें भी उससे चेंज हुई, बदली। चाहे वो शिक्षा की अवधि बदली हो, चाहे वो शिक्षा का स्तर बदला हो, चाहे शिक्षा के जो चरण है वो बदले हो, चाहे उसका एज डिवीजन हो, चाहे वो RTE एक्ट हो। तो यहाँ पर आपको मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, अर्थात ये 12 ईयर्स के स्थान पर 15 ईयर एजुकेशन की बात करती है। दूसरी बात, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी फॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर करती है, और प्री प्राइमरी एजुकेशन को हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तीसरी बात, ये जो पॉलिसी है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को जो ज्यादा एक्सटेंशन देती है, ज्यादा विस्तार देती है, और 8 वर्ष से, यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जो अवधि पहले 8 वर्ष होती थी उस अवधि को इसने बढ़ा करके 15 वर्ष कर दिया। तो यहाँ पर ये जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, यहाँ पर इन बातों से संबंधित आपसे सीधे जो है वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या उनसे संबंधित फ्रेम किए जा सकते हैं। तो अभी तक हमने केवल जो स्कूल एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशंस था वो केवल स्ट्रक्चर को लिया, यानी चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। चलिए, अब दूसरा जो इनका रिफॉर्मेशन है या जो दूसरा बदलाव है स्कूल एजुकेशन के बारे में, जरा उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है इनका नेशनल मिशन फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है, इन्होंने एक बात कही यहां पर, नेशनल
मिशन फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। या हम इसको कह सकते हैं एक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तो अब ये लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या है, या बुनियादी फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या है, जरा इसको समझें। देखिए, अगर हमें एजुकेशन देनी है बच्चे को तो उसकी क्या है, कुछ शर्त है। शर्त का मतलब यहाँ पर है कि उसको भाषा ज्ञान और संख्या ज्ञान हो। यहाँ जब हम बुनियादी साक्षरता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साक्षरता का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें भाषा ज्ञान की बात करनी है। और यहाँ पर संख्या ज्ञान का मतलब है यहाँ पर गणित की बात हो रही, यानी अंकों का ज्ञान। किसी भी तरह की एजुकेशन दो, यानी एक तरीके से ये है क्या, भाषा ज्ञान और अंक ज्ञान, दिस इज अ कंडीशन ऑफ लर्निंग, यू कह लीजिए आप। ये है क्या, कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये सीखने की शर्त है, या यू कह लीजिए कि प्री कंडीशन ऑफ लर्निंग, कि कोई भी विद्यार्थी कुछ भी सीख कब लर्न कर पाएगा, कब पढ़ पाएगा, जब उसे भाषा का ज्ञान, वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, और एटलीस्ट उसको अंकों का ज्ञान हो, न्यूमरल्स के बारे में जानकारी हो। तो ये शिक्षा इस बात की बात करती है, ये शिक्षा कहती है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो शिक्षा से इसीलिए विमुख हो जाते हैं क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, उनका फाउंडेशन बहुत वीक है। और वो जो फाउंडेशन है, यानी वो जो पूरी की पूरी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की शिक्षा है, वो पूरी की पूरी फाउंडेशन है। और उसके बाद भी की जो है वो हम अंकों पर और संख्या ज्ञान पर बहुत फोकस करते हैं। तो ये जो नेशनल मिशन फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कही जा रही है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि 2025 तक 5वीं कक्षा या इसके ऊपर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हम भाषा का और संख्याओं का बुनियादी ज्ञान आवश्यक रूप से 100% जो है वो जो है उपलब्ध करा देंगे, ताकि आगे बच्चे को पढ़ने में कोई जो है असुविधा ना हो। तो पहले ये जो मिशन है, इस मिशन का गोल क्या है? इस मिशन का गोल है कि 2025 तक 5वीं कक्षा या इससे ऊपर की कक्षा के सभी बच्चों को भाषा एवं संख्याओं का बुनियादी ज्ञान उपलब्ध कराना। तो इसकी जो उन्होंने डेडलाइन रखी है वो 2025 रखी है कि हम 2025 तक हर बच्चे को भाषा और संख्याओं का ज्ञान आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएंगे। अब इन्होंने, हमने कहा कि ये पॉलिसी जो है वो केवल प्लान नहीं बताती है बल्कि उसका एग्जीक्यूशन भी बताती है, क्योंकि इसमें प्लान ऑफ एक्शन है। अब ये 2025 तक अपने इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए उन्होंने 3-4 बातें बताई हैं। वो 3-4 बातें हैं क्या, जरा इनको समझते हैं।
तो जरा इनकी वो जो बातें हैं बुनियादी साक्षरता को लेकर के और संख्या ज्ञान को लेकर के वो क्या है और कैसे इसको ये प्राप्त करेंगे, इस नेशनल मिशन को कैसे अचीव करेंगे, उसमें जो पहली चीज इनका एक्शन क्या है, ये क्या करेंगे, यहां पर ये एक्शंस को जानना जरूरी है। पहली चीज इन्होंने कहा कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष में कई बार हम भाषा सप्ताह और गणित सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। यानी इन्होंने कहा कि हम यहां पर क्या करेंगे, सत्र में भाषा सप्ताह एवं गणित सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन, अर्थात इसको हम यूं कह सकते हैं कि भाषा पखवाड़ा और गणित पखवाड़ा भी कह सकते हैं। अर्थात एक जैसे हिंदी पखवाड़ा या हिंदी सप्ताह मनाते हैं, वैसे इन्होंने भाषा सप्ताह यानी हर सत्र में कई दफा ये कई जो है वो भाषा सप्ताह और गणित सप्ताह मनाएंगे। चूंकि ये जो है भाषा सप्ताह यानी साक्षरता से संबंधित, गणित सप्ताह यहाँ न्यूमरेसी या संख्या ज्ञान से संबंधित बात की जाएगी। दूसरा इन्होंने कहा कि हम सप्ताह में हम क्या करेंगे, यहां पर कम से कम एक बार शो एंड टेल शो करेंगे। क्या करेंगे, शो एंड टेल शो यानी दिखाना और बोलना। जैसे शो होते हैं, नाटक होते हैं, तो वैसे ही शो एंड टेल शो होगा। और ये कौन करेगा, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मिल करके करेंगे। शिक्षक और विद्यार्थी आपस में मिल करके वीक में कम से कम एक बार क्या करेंगे, शो एंड टेल शो करेंगे या एक इवेंट करेंगे इस तरीके के, यानी दिखाना। और इसमें क्या होगा, कोई कुछ एक दिखाएगा, बना करके चीज लाएगा लैंग्वेज पर, वो कोई पोयम ला सकता है, वो कोई टेबल ला सकता है, या कोई भी लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट होगा, उसको वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा या टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करेगा और फिर उसको दिखागा, फिर दूसरा उसको बोलेगा। तो टेल एंड शो एंड टेल शो कराया जाएगा लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि हम लोग नियमित रूप से क्या करेंगे, यहां पर नियमित रूप से भाषा मेला और गणित मेला कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो वो जो नेशनल मिशन फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, उसमें इन्होंने भाषा मेला यानी लैंग्वेज फेयर एंड मैथमेटिक्स फेयर की भी जो है बात की। उन्होंने कहा कि हम कॉन्टिन्यूअसली इस तरह के इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। चौथी बात इन्होंने जो बात कही यहां पर, उन्होंने कही कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे। और उस टेक्नोलॉजी के यूज में उन्होंने दो बातें बताई यहां पर। एक तो उन्होंने यूज ऑफ दीक्षा की बात की, और एक उन्होंने बात की यूज ऑफ विद्यादान 2.0। अब ये जो दीक्षा है और जो विद्यादान है, आप जानते हैं कि ये क्या है। अगर हम दीक्षा के बारे में बात करें तो ये क्या है, हमारा एक तरीके से नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
फॉर टीचर्स है, या यूं कह लीजिए कि ये नेशनल टीचर पोर्टल है। और विद्यादान क्या भी है, एक वेब 2.0 के अंतर्गत का क्या है, ये भी क्या है, एक ओपन सोर्स वेब पोर्टल है, या यूं कह लीजिए कि ये दोनों चीजें हैं क्या, इसको आप नेशनल टीचर पोर्टल कह सकते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यापक पोर्टल है टीचर्स के लेकर के। तो ये जो दोनों नेशनल टीचर पोर्टल है, दीक्षा और विद्यादान, इसकी मदद ली जाएगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब ये दीक्षा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दीक्षा जो है ये 2017 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल था, और इसमें क्या है, लैंग्वेज से लेकर लैंग्वेज को लेकर के और न्यूमेरिकल न्यूमरेसी को लेकर के बहुत सारे ई कंटेंट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, ई कंटेंट की बात कर रहे हैं। और जो विद्यादान है, विद्यादान तो अभी कोविड के समय अप्रैल 2020 में इसको सरकार ने लॉन्च किया है। 2020 अप्रैल 2020 में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर कोई भी इंडिया का कोई भी टीचर जा करके उसके पास अगर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड या न्यूमरेसी से लेके मैथमेटिक्स का लेकर के कोई भी कंटेंट है, या कोई भी उसके पास लर्निंग सामग्री है, तो वो यहाँ पर जा करके उसको डोनेट कर सकता है, यहाँ पर अपलोड कर सकता है। और जो कोई भी यहाँ पर अपलोड करेगा उसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, और वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर होगा। और जो दूसरे स्टूडेंट हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, दूसरे टीचर्स भी उस मेथड से या उस कंटेंट से अपने आप को बेनिफिटेड कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीक्षा जो है वो एक तरीके के भारत का जो नेशनल टीचर पोर्टल है फॉर द ई कंटेंट। और यहाँ पर एनसीटी भी कोलैबोरेट किए हुए MHRD के द्वारा ये लॉन्च किया गया पोर्टल है। और यहाँ पर आपको जो ई लर्निंग के कंटेंट है या ई कंटेंट है वो बहुत बल्क में, यानी एक तरीके का यह रिजर्वेयर है। और बहुत सारे जितने भी इंडिया के टीचर्स हैं सब लोग यहाँ पर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर जो मॉड्यूल डेवलप कर पा रहा है, जो कंटेंट PPT बना पा रहा है, जिसके पास जो भी PDF है, वीडियो है, ऑडियो है, जो कुछ भी है उसके पास क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, वो यहाँ पर जा करके क्वालिटेटिव जो मटेरियल है वो यहाँ पर डोनेट करेगा। तो जो विद्यादान है वो बाद में दीक्षा में जो है वो दोनों मिल जाएंगे और दोनों लगभग कनेक्टेड हैं। तो विद्यादान अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, और दीक्षा जो है वो एक तरीके से नेशनल पोर्टल है जो 2017 से वर्क कर रहा है। तो इन दोनों की मदद से जो हम ये फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी का 2025 तक का जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करेंगे। तो ये पॉलिसी 2025 तक सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और गणित का ज्ञान उपलब्ध कराने का एक कमिटमेंट करती है। और उस कमिटमेंट में ये किसकी मदद की बात करती है, ये भाषा सप्ताह और गणित सप्ताह की बात करती है, ये शो एंड टेल शो की बात करती है, ये भाषा मेला और गणित मेला की बात करती है, और ये यूज ऑफ दीक्षा और विद्यादान की भी मदद करती है। और ये चारों चीजों से मुख्यतः और भी बातें, लेकिन ये चार मुख्य चीजें हैं जिनकी मदद से हम 2025 तक 5वीं कक्षा या उसके ऊपर के सभी विद्यार्थियों को जो बुनियादी साक्षरता है, जो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी की उसको जरूरत है, हम उस चीज को उसको उपलब्ध कराएंगे। चलिए, तो ये था हमारा दूसरा इनका जो एक रिफॉर्मेशन था स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो तीसरा इनका एक रिफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। उन्होंने तीसरी बात इन्होंने ये कही कि हम 100% GER in pre-primary and secondary education, प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात स्कूल एजुकेशन,
कह सकते हैं इसको। तो इन्होंने 100% यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की, यानी 2030 तक इन्होंने 100% GER इन प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन टिल 2030। हमने कल भी बात की थी कि इसमें ज्यादातर जो इनके बेंच जो कट ऑफ पीरियड है वो 2020-30 है। वो क्यों है? क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है वो SDG 4 से प्रभावित है। तो ये शिक्षा नीति भी स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या कहती है कि 2030 तक हम 100% जो हमारा सकल नामांकन अनुपात है वो प्राप्त करेंगे। अभी जो हमारा GER है वो लगभग 83% का है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ये जो है नेशनल लेवल पर वो है लगभग 83% का, अर्थात 100 में से 83 बच्चे जो स्कूल एजुकेशन का जो एज है वो है हमारे यहाँ 6 to 17 ईयर्स या 6 to 18 ईयर्स के बारे में। यानी भारत में 6 से 18 वर्ष तक के अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 83 बच्चे तो विद्यालय में जो है उनका एनरोलमेंट है, लेकिन 17 बच्चे एनरोलमेंट नहीं है, यानी 17 जो है वो स्कूल नहीं है या उनका नाम नहीं लिखा गया। यह शिक्षा नीति कहती है कि 2030 तक इस आयु उम्र वर्ग के या विद्यालय शिक्षा की उम्र के जितने भी बच्चे होंगे हम सभी बच्चों को जो है स्कूल में लाएंगे और उसका जो है वो एटलीस्ट एनरोलमेंट जरूर होगा, वो फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रोवाइड ग्रहण करेगा। तो ये कई दफा एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि स्कूल एजुकेशन का जो GER है 100% GER रखने का कट ऑफ टाइम क्या बताती है NP 2020, तो उसका कट ऑफ पॉइंट क्या है 2030 है। दूसरा GER का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो उसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या सकल नामांकन अनुपात कहते हैं। और सकल नामांकन अनुपात क्या है? सकल नामांकन अनुपात एक तरह का स्टैटिक्स है, यूनेस्को द्वारा डेवलप किया, और ये स्टैटिक्स क्या बताती है कि उस एज ग्रुप के कितने % ऑफ पर्सन एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। और ये GER हर लेवल का होता है, GER हायर एजुकेशन का भी होता है, GER स्कूल एजुकेशन का भी होता है, GER मेल का भी होता है, GER फीमेल का भी होता है, GER जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का भी होता है, GER। तो आगे चर्चा हम लोग इसको किसी टॉपिक में विस्तार से करेंगे। चौथी जो बात ये एजुकेशन कहती है वो कहती है कि पॉलिसी कहती है कि ब्रिंग बैक 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मतलब विद्यालय छोड़ चुके 2 करोड़ विद्यार्थियों को हम वापस लाएंगे जो किन्हीं कारणों से जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है या फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। यह शिक्षा नीति कहती है कि हम अगले 2025 तक क्या करेंगे, यहाँ पर जो कट ऑफ टाइम है इन्होंने वो 2025 तक रखा। उन्होंने कहा कि 2025 तक हम 2 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को जो विद्यालय छोड़ दिया, यानी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन है या विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थी हैं, हम ऐसे उनको ब्रिंग बैक करेंगे, उनको वापस लेकर के आएंगे। 5वीं बात जो यहाँ पर निकल करके आती है शिक्षा में वो है कि ये जो एजुकेशन है पॉलिसी है ये पूरी की पूरी जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में देने की बात करती है। अर्थात जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा यहां पर, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा यहां पर विल बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, यानी जो क्षेत्रीय भाषा है या जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजी नहीं। अर्थात ये सीधे सीधे कहती है कि अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी 5वीं तक हिंदी या क्षेत्रीय जो है बच्चे को मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा या उसको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। अगर वहाँ क्षेत्रीय भाषा उड़िया है तो उड़िया में उसको प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी एटलीस्ट यहाँ पर क्लास 5th यानी 5वीं तक।
तो अब 5वीं तक चाहे वो हिंदी मीडियम का स्कूल हो या इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, ये पॉलिसी कहती है कि अब 5वीं तक प्रत्येक विद्यार्थी को हम उसकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे या उसकी क्षेत्रीय भाषा में या उसकी जो लोकल लैंग्वेज होगी उसी में देंगे। क्योंकि अध्ययन ये बताते हैं कि अगर हम प्रारंभिक दौर में बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाते हैं या समझाते हैं तो उसके सीखने की या उसके ग्रहण करने की जो गति होती है वो दूसरे भाषाओं की तुलना में ज़्यादा रहती है। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी शिक्षा के माध्यम की जो है वो बदलने की बात करती है। हालांकि जब हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा नॉलेज कमीशन, तो नॉलेज कमीशन ने कक्षा 1 से ही अंग्रेजी पढ़ाने की वकालत की थी, लेकिन नई पॉलिसी हमारी जो है वो कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कहती है। और ये जो बात है ये केवल और केवल हिंदी मीडियम के स्कूल या हिंदी भाषी क्षेत्रों के स्कूल के बारे में नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात है। या तो वहाँ की जो मदर टंग है उसमें हम 5th पढ़ाएंगे या फिर जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें हम पढ़ाएंगे। और ये जो व्यवस्था होगी ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल्स में ही रहेगी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्कूल्स में भी इक्वली रहेगी। तो गाइज आज हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में केवल 5th पॉइंट्स को ही डिस्कस किया है। पहला जो था वो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात की, दूसरा हम लोग नेशनल फंडामेंटल न्यूमरेसी और लिटरेसी के बारे में बात की, तीसरी जो चर्चा हम लोगों ने की वो GER के बारे में बात की, चौथी जो चर्चा थी वो हमारी 2 करोड़ विद्यार्थियों को वापस लाने के बारे में बात थी, और 5वीं जो बात थी वो शिक्षा के माध्यम के बारे में थी। शिक्षा का माध्यम व मातृभाषा होगा कम से कम 5वीं तक या उस क्षेत्रीय भाषा होगा। तो ये अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन उनकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। फिर भी आपका जो क्वेरी हो, आपका जो फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शंस में जरूर करें, रखें, उसको हम अगली क्लास में कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।